Welcome student in another topic of your lesson number 4, that is agriculture। तो मैं ज्योग्राफी का जो लेसन नंबर 4 है उसका एक और नया टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो कहता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका खेती बाड़ी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या उसका असर हुआ है। तो मतलब असर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, उसका जो है पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब उसका जो फ़ायदा है ग्लोबलाइजेशन का और जो नुकसान हुआ है खेती बाड़ी को वो क्या हुआ है हमारे मुल्क को, भारत को। तो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली क्या होता है कि आज दुनिया के जो तमाम मुल्क हैं वो क्या है, इंटीग्रेटेड है। मतलब हम एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हुए हैं, अपने मतलब जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमारा जो है उनके साथ ट्रेड रिलेशन है। कुछ चीज़ें हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें हम उनसे इंपोर्ट करके लाते हैं और इस तरह से अपना जो मुल्क है वो चलता है। तो जो हमारी इकानमी है वो पूरे दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ जुड़ी हुई है। अगर किसी जगह पर कुछ होता है तो उसका जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे मुल्क के ऊपर भी असर पड़ता है। तो जब ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये पिछले इसका जो प्रोसेस है पिछले 40-50 साल से ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो जो कम्युनिकेशन है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट है, उसकी वजह से जो है ये जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का वो बड़ी तेज़ी से हुआ है। तो इसी तरह से 1991 में इंडिया में जो रिफॉर्म किए गए, हमने जो फॉरेन की जो कंपनीज़ हैं उनके लिए अपने बाज़ार खोल दिए गए। तो वो सारा जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का, उसका हमारे ऊपर क्या असर हुआ है, क्या उसका हम जो है फ़ायदा उसका हमें हुआ या नुकसान हुआ, उसी के बारे में ये टॉपिक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, आगे भी ये जो है आता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो कहता है कि जो ग्लोबलाइजेशन थी, कॉलोनाइजेशन जब हम गुलाम थे तब भी ये प्रेजेंट थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज ए रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो कहता है कि जब अंग्रेज़ भारत में थे तो उस वक्त जो भारत है वो रॉ मटेरियल जो होता था, जो कॉटन होता था, उसको हम ब्रिटेन को क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। मतलब कॉटन जो होता था वो भारत का होता था और उसकी जो प्रोसेसिंग होती थी वो ब्रिटेन में होती थी। मतलब वहाँ से कपड़ा बनकर जो था भारत में आता था और महंगे दामों पर हमें बेचा जाता था। तो आफ्टर 1990 द फार्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंज अंडर ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने वही बताया कि जब भारत ने अपने जो बाज़ार थे वो फॉरेन कंपनियों के लिए खोल दिए 91 में, तो हमारे लिए तब एक नई जो चैलेंजेस थे, हमारे जो किसान लोग थे, हमारे जो खेती बाड़ी थे, उसके सामने आए अंडर ग्लोबलाइजेशन। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज़। तो हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जो मतलब खेती बाड़ी से हमें मिलता है, जो चीज़ें निकलती हैं, तो वो जो डेवलप कंट्रीज़ के प्रोडक्ट थे उनके साथ compete नहीं कर पाते हैं या कर पाते थे, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी होती है या क्वांटिटी होती है वो उनके साथ मैच नहीं होती है। उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बढ़िया किस्म के होते हैं, अमीर मुल्कों के जो खेती बाड़ी से आते हैं। बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्री। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो भारत का जो किसान है वो गरीब है, उसके पास इतना पैसा नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो हाईली डेवलप कंट्रीज़ के किसान हैं, चाहे अमेरिका के या यूरोप के, तो उनके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो अपनी खेती बाड़ी के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाते हैं, जिसके कारण उनकी जो प्रोडक्ट निकलते हैं खेती बाड़ी के वो बढ़िया किस्म के होते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रेवोल्यूशनाइजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नाउ आ डेज़। तो जेनेटिक इंजीनियर की वजह से
जो खेती बाड़ी है उसकी जो प्रोडक्शन है वो कई गुना तक बढ़ गई है। तो उसकी वजह से जो किसान लोगों को फ़ायदा हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज आल्सो एन फैशन दीज डेज बिकॉज इट इज़ प्रैक्टाइज विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल सच एज फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। तो इन दिनों जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि वो एक फ़ैशन बन गया है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें जो फैक्ट्री में बना हुआ केमिकल फर्टिलाइज़र होता है या पेस्टिसाइड है उसमें उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। वो उसमें जो है जो देसी जो मैन्यूर होता है, खाद होती है, उसी का इस्तेमाल होता है, जहाँ वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके जो किसान लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं और उससे फसलें तैयार करते हैं। हैंस इट डज़ नॉट अफेक्ट इन्वायरमेंट इन नेगेटिव मैनर। तो इस तरह से अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र का या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, इससे जो माहौल होता है आगे पीछे जो इन्वायरमेंट है उसको कोई इतना नेगेटिव असर नहीं पड़ता है। इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्राम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स विच विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सिमल्टेनियसली। तो ये इसने एक सुझाव दिया है, एक हमें ये कहा है कि जो हमारे जो किसान लोग हैं जो सिर्फ बीट या राइस ही उगाते हैं, तो हमें उनकी जगह पर नई फसलों का जो है लगानी चाहिए, जैसे तेल की फसल हो गई, या हमें फल हो गए, सब्जियां हो गई, या दालें हो गए, उस तरह की फसलें लगानी चाहिए। मतलब डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ बीट ही लगाते रहे या राइस ही लगाते रहे। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो हाई वैल्यूज़ क्रॉप हमें मिलेगी, उससे हमारी आमदन बढ़ेगी, और दूसरा जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, वो भी सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ ये वाला जो लेसन है आज ख़त्म होता है। कल मैं इसकी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया।